अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 8.3, एग्जांपल नंबर 8.4 एंड एग्जांपल नंबर 8.5। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल चैप्टर नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, हम इसे समझते हैं। A steel wire hangs vertically from a fixed point, supporting a weight of 80 newtons. At its lower end and diameter of wire is 0.55 millimeter, and its length from the fixed point to the weight is 1.5 meter. Calculate the fundamental frequency emitted by the wire when it is plugged. तो स्टूडेंट्स, हम इसका डाटा लिखते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही लिखते हैं। गिवन कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या क्या डाटा गिवन है और साथ में इसको समझते हैं। अ स्टील वायर हंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो हमें नज़र आ रही है। इस फिक्स पॉइंट के साथ हम कुछ इस तरह से एक वर्टिकली वायर को बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ बांध देते हैं और फिर इसके नीचे एक वेट लटका देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है। और ये जो वेट हम लोगों ने यहाँ पे लटकाया है ये 80 न्यूटन है। और इसका मतलब है इस वेट की जो डायरेक्शन है, हमें पता है हर वेट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स होती है। और इस वेट को अगर हम स्मॉल w के साथ रिप्रेजेंट करें तो 80 न्यूटन का एक वेट है जो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। द डायामीटर ऑफ द वायर इज गिवन। जो इसका डायामीटर है क्रॉस सेक्शन एरिया का वो भी हमें दे दिया गया है। और इसकी लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट वो भी बता दी गई है, 1.5 मीटर है। यानी अगर हम इसकी लेंथ की बात करें इस पॉइंट से लेके जहाँ तक हमने इसके वेट को बांधा हुआ है वहाँ तक, अगर इसकी लेंथ की बात करें हम उसे स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लेंथ भी हमें बता दी गई है, वो है 1.5 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लेंथ भी गिवन है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड। तो अगर स्टूडेंट्स इस वायर को हम लोग प्लग करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो ये ऑसिलेट करना शुरू करती है। अब उस ऑसिलेशन में इस वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह का एक केस है जैसे कि अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक वायर है, जिस वायर को दो एंड्स पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया हुआ है। जैसे ये वाला एंड भी फिक्स्ड है और यहाँ पे चूंकि वेट मौजूद है तो उस वेट की वजह से ये भी फिक्स्ड होगा। तो ये हमारे पास एक लेंथ है वायर की। अगर हम इस वायर को किसी भी एंड से प्लग करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगी। ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि ये इस तरह से इन दो एंड्स के दरमियान ऑसिलेट करना शुरू कर दे। अब इस ऑसिलेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेशन की मौजूद होगी और साउंड भी जनरेट हो सकता है। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बतानी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि वो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, डाटा हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें बताई गई है वो है वेट। जो वेट है स्टूडेंट्स, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w के साथ और वो गिवन है हमारे पास 80 न्यूटन। ये वेट हमें दे दिया गया, इसके साथ डायामीटर भी बता दिया गया, डायामीटर ऑफ स्टील वायर। डायमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d के साथ और डायमीटर की जो वैल्यू है वो 0.50 मिलीमीटर ये स्टूडेंट्स हमें बता दी गई है। लेकिन हमें पता है कि हमने कैलकुलेशंस हमेशा
मीटर में करनी होती है, तो इस मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.50 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डायामीटर आ जाता है। अब डायामीटर के बाद हमें आगे जो उसने दिया हुआ है वो है लेंथ ऑफ द वायर। स्टूडेंट्स जो लेंथ है हम उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1.5 मीटर। ये लेंथ गिवन है। अब और क्या गिवन है, एक जो डेंसिटी है हमारे पास स्टील वायर की, हमें वो भी पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ स्टील वायर जब भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा तो हमें वो भी गिवन होगी हमारे क्वेश्चन के अंदर, जैसे ब्रैकेट में हमारी बुक की स्टेटमेंट में उसको मेंशन किया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील वायर, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और इसकी वैल्यू जो है स्टील वायर के केस में वो है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये स्टूडेंट्स हमें डेंसिटी भी दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1 के साथ। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और आगे अपनी कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करना है। उस फॉर्मूले को अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 जो एक स्ट्रिंग के लिए हमारे पास थी वो थी F1 इज इक्वल टू 1/2L इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाय M। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो M है, अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं इस M के बारे में। समझते ये हैं कि ये M मैस है, लेकिन स्टूडेंट्स ये M मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं स्मॉल m की, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि स्मॉल m इज इक्वल टू मैस पर यूनिट लेंथ। स्टूडेंट्स ये मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ होता है। अगर इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल m है, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसके मैस को, टोटल को हम कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करें और फिर उसे लेंथ के साथ डिवाइड कर दें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा मैस पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स पहला काम क्या होगा कि हम किसी तरह से ये स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ताकि फिर इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकें। अब ये किस तरह से किया जा सकता है स्टूडेंट्स, इस केस में हमें लेंथ तो गिवन है, लेकिन जो मैस ऑफ स्ट्रिंग है वो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहला हमारा जो टास्क है वो यही है कि किसी तरह से मैस फाइंड आउट कर लें। अब वो मैस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर हम किसी भी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी जो कि रो के इक्वल होती है, ये बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन में डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ रिलेट किया गया। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम लोग मैस फाइंड आउट करना चाहें तो मैस हमारे पास इक्वल आएगा
डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा था वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको देखें तो डेंसिटी तो हमें गिवन है, अब वॉल्यूम अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास मैस आ जाता है। अब वॉल्यूम किस तरह से निकाला जा सकता है? तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है जो यहाँ पे हम लोगों ने ली हुई है, अगर इस स्ट्रिंग को हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में समझे, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरह का होगा, तो ये एक सिलेंड्रिकल ही शेप मौजूद होगी। और हमें पता है कि अगर सिलेंड्रिकल शेप हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और उसकी जो लेंथ है जो ऊपर से लेके नीचे तक हमें नज़र आ रही है वो लेंथ अगर एल हो, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करके। क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर हम इसका भी वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स वो वॉल्यूम फिर कुछ इस तरह से आएगा कि मैस इज इक्वल टू रो, और वॉल्यूम जो यहाँ पे v लिखा हुआ है हम उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, हमारे एरिया और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें एक और चीज़ भी पता है कि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो किसी भी सर्कल का, तो एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, या अगर आर की जगह इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी लिख देते हैं तो ये हमारे पास होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो फिर अगर स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास एरिया की जगह आ जाता है रो, और ये जो एरिया हमारे पास लिखा हुआ है हम इसकी जगह पे लिखते हैं पाई और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे एल। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये रो चाहिए था, रो गिवन है, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 7.8 इंटू 10⁻³ ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई रो की वैल्यू। अब रो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, और स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर में हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, या 3.14 जो इसकी वैल्यू होती है वो भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स डायामीटर है, और डायामीटर तो हमें गिवन है, यहाँ पे हम लोगों ने उसको मीटर में कन्वर्ट करके भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स डी की जगह इसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि है 0.50 इंटू 10⁻³ और फिर स्टूडेंट्स ये इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है एल जो कि लेंथ है। अब लेंथ की वैल्यू भी हमें पता है, और लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 1.5, और स्टूडेंट्स ये 4 नीचे हम इसी तरह से लिखा रहने देंगे जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंपल हमारे पास ये सारी टर्म्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो टर्म्स हमारे पास न्यूमरेटर में लिखी हैं हम कैलकुलेटर्स पे इसी तरह से उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू यहाँ पे आएगी इस केस में 0.00229 स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैस आ गया है, और ये मैस आएगा हमारे पास किलोग्राम के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमें ये मैस तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए मैस पर यूनिट लेंथ। तो हम स्टूडेंट्स अब मैस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है मैस पर यूनिट लेंथ m इज़ इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इसके बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है जो कि है 0.00229, इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं लेंथ के ऊपर, और इस केस में हमारी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, जो आ रही है 1.53 इंटू 10⁻⁻³ और स्टूडेंट्स ये इसका यूनिट क्या बनेगा, ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ की यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स यही बेसिक काम था जो हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ पहले से मौजूद नहीं था। अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी F1 इज इक्वल टू 1/2 और L की जगह इसकी वैल्यू लगाते हैं जो कि है 1.5 और स्टूडेंट्स इसके बाद आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में जो हमारे पास फोर्स है हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और फोर्स स्टूडेंट्स ये तो वो वेट है जो उसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में खींच रहा था। तो हम लोग इस वेट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि है 80 और इसे डिवाइड कर देते हैं मैस पर यूनिट लेंथ के साथ जो कि है 1.53 इंटू 10⁻⁻³ तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे और हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस केस में आती है उसकी वैल्यू है 76.2 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल आंसर जिसमें हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 76.2 हर्ट्ज मिली जब हमने 80 न्यूटन का वेट 1.5 मीटर की लेंथ के साथ स्टील वायर के हमने इसे वर्टिकली हैंग किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। स्टूडेंट्स एक पाइप है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। तो स्टूडेंट्स हमने एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है और फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स के बारे में बताना है। इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, एक ऐसे पाइप के लिए जो दोनों एंड से ओपन है, एंड इफ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो स्टूडेंट्स हमें ओपन एंडेड पाइप के लिए अलग से सॉल्व करना है और क्लोज्ड एंडेड पाइप के लिए इसे अलग से सॉल्व करना है और इसमें उसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें बता दी है जो कि 340 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स अपने डेटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है और फिर इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो है लेंथ ऑफ पाइप। हमारे पाइप की जो लेंथ है उसे हम लोग स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट्स वो लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। और दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्टूडेंट्स हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ और इसकी वैल्यू है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें गिवन है। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया वो हम नीचे लिख लेते हैं। टू फाइंड, हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या। एक स्टूडेंट्स उसने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब पाइप ओपन है बोथ एंड्स पे, ठीक है, उसके लिए इसका ए पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फॉर अ पाइप दैट इज ओपन at
बोथ एंड्स। एक ऐसे पाइप के लिए जो दोनों एंड से ओपन है, उसके लिए स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे F1 कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक जिसे F2 कहते हैं, और फिर सेकंड हार्मोनिक जिसे हम लोग F3 का नाम देते हैं। ये हमें फाइंड आउट करनी है। और जो इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम लोग देखें तो इफ़ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, फॉर अ पाइप closed at one end, तो स्टूडेंट्स जो पाइप एक एंड पे क्लोज है उसके लिए भी हमें इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, फर्स्ट हार्मोनिक F2, और फिर सेकंड हार्मोनिक F3। स्टूडेंट्स इनको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके ए पार्ट को और बी पार्ट को अलग अलग से सॉल्व करने। तो पहले हम ए के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ए कौन सा है? पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। एक ऐसे पाइप के लिए ये हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ये दोनों एंड से ओपन हमारे पास एक पाइप है, यानी अगर हम इस तरह से कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पाइप है, तो इस पाइप का ये एक एंड जो है ये भी ओपन है, और इसका जो दूसरा एंड हमें नज़र आ रहा है ये एंड भी ओपन है। ये दोनों एंड्स ओपन हैं, और इस पाइप की जो लेंथ है स्टूडेंट्स हमें ये दे दी गई है। ये लेंथ हमारे पास 1 मीटर के बराबर है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह का एक पाइप हो जो बोथ एंड्स पे ओपन हो, तो स्टूडेंट्स हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जिसे हम लोग एफ एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल है एन टाइम्स वी डिवाइडेड बाय 2L। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास n की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स हमने करने हैं। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सेकंड के लिए 3 हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास F1 ये इक्वल आ जाएगा, n की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है v, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 340, और डिवाइड हम इसको करेंगे 2, और साथ में L लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और L की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1, और इस पूरे को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, जो इस केस में हमारे पास आती है 170 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास पहली वैल्यू जो कि है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, जो कि 170 हर्ट्स के बराबर आई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो जो सेकंड हमारा हिस्सा है वो है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। फॉर फर्स्ट हार्मोनिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि जो F2 है वो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आ जाएगा
कि यहाँ पे जो n लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग लगाएंगे 2, और स्टूडेंट्स ये जो आगे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है V/2L, ये तो हमारे पास बिल्कुल वही है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी हम इसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि V/2L को जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आया 170। तो हम यहाँ पे 170 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और जब आप इस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 170 तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 340 हर्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें इस तरह से मिल गई। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सेकंड हार्मोनिक है हमारे पास। फॉर सेकंड हार्मोनिक, फॉर सेकंड हार्मोनिक स्टूडेंट्स हमें पता है जो n की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी 3। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अब स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि F3 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि n की जगह हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, और ये सारे का सारा तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ चुकी थी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से आएगा कि F3 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 170। और अगर आप पूरे को सॉल्व करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे V/2L है, F1 की जगह पे आप V/2L लिख दें और पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे आएगी जिसकी वैल्यू F3 है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 510 हर्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड हार्मोनिक आ गई। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने केसेस तीनों सॉल्व कर लिए जब हमारे पास जो पाइप था वो पाइप ओपन था बोथ एंड्स पे। अब हम अपने इसके बी की तरफ जाते हैं। बी में हमारे पास जो पाइप था वो पाइप बोथ एंड्स पे ओपन नहीं था। पाइप एक इस तरह का था जो क्लोज्ड था एक एंड पे, क्लोज्ड एट वन एंड। तो स्टूडेंट्स वो पाइप जो एक एंड पे क्लोज होगा उसका एक एंड इस तरह से हमें ओपन नज़र आ रहा होगा, और जो उसका दूसरा एंड होगा वो क्लोज्ड होगा, वहाँ पे मूव करने के लिए साउंड के पास एयर मौजूद नहीं होगी, वो उसके रास्ते को ब्लॉक किए हुए होगी, सॉलिड हिस्सा होगा। लेंथ इस पाइप की भी उतनी ही है, यानी ये भी 1 मीटर है। लेकिन स्टूडेंट्स जो इस तरह का पाइप होता है हम लोग जानते हैं उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लोज्ड एंड पाइप के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। वी नो दैट ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने ड्राइव भी किया था चैप्टर के अंदर, और उसकी वैल्यू थी हमारे पास Fn इज़ इक्वल टू n टाइम्स, और इस केस में स्टूडेंट्स ये बराबर होता है V डिवाइडेड बाय 4L। पहले स्टूडेंट्स हमारे पास था V डिवाइडेड बाय 2L, लेकिन जो क्लोज्ड एंड होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है, और इस केस में हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। ये जो n है इस केस में स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फंडामेंटल की बात करें जो इसका पहला हिस्सा है, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसमें n की जगह हम लोग 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 1, और स्टूडेंट्स हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा F1 इज़ इक्वल टू n की जगह हम लगा देंगे 1, और v की जगह उसी तरह से इसकी वैल्यू जो कि हमें गिवन है 340 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स
इंटू एल, और एल की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो इस केस में हमारे पास आती है 85 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक भी निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, तो स्टूडेंट्स अब तो आपको समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट हार्मोनिक है स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 3 आने वाली है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स हैं। हमारे पास 1 3 5 7 वैल्यू आएगी, और स्टूडेंट्स हमारे पास फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि f हमारे पास जो 3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F1, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 85 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स हमारे पास F3 का आंसर यहाँ पे जो मिलेगा वो आ जाएगा 255 हर्ट्ज़। ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम लोगों को इस केस में सेकंड हार्मोनिक निकालनी हो, तो फॉर सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आएगी 5, और फिर हम कुछ उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि F5 इज़ इक्वल टू, इस केस में हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ F1, और ये 5 टाइम्स ऑफ F1 कुछ इस तरह से आएगा 5 इंटू 85, और इसका जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो है 425 हर्ट्ज़। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास कहलाएगी सेकंड हार्मोनिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, एग्जाम्पल नंबर है 8.5। अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो एक स्टेशन की तरफ मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़, और वो इतनी फ्रीक्वेंसी से विसल बजाती हुई, हॉर्न देती हुई आ रही है। What will be the apparent frequency of the whistle heard by a listener sitting on a platform? अगर एक लिसनर स्टेशनरी पोजीशन में प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हो तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन रहा होगा। What will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the with the same speed? ट्रेन अगर अप्रोच कर रही है एक स्टेशन की तरफ और फिर वहाँ से अवे जा रही है, तो दोनों केसेस में आपने बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो कितना होगा। तो स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी बता दी गई है जो कि 340 मीटर पर सेकंड है। पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिखते हैं, इसका जो डेटा है वो लिख लेते हैं, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन है इसमें वो हम लोग लिखते हैं। पहली चीज़ जो गिवन है वो है ट्रेन की स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ ट्रेन। जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, ट्रेन क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड है, ट्रेन में से साउंड जनरेट हो रहा है, तो इसकी जो स्पीड है हम इसे US के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 किलोमीटर पर आर। और स्टूडेंट्स हमारा पहला काम तो यही होना चाहिए कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 90 है और 90 किलोमीटर है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स फिर पर आर है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा ये मीटर पर
सेकंड में आ जाएगा। और इस केस में जब 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट स्पीड ऑफ ट्रेन हमें पता है। अब अगली चीज़ जो हमें बताई गई है वो है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड भी हमें बता दी गई है और साउंड की स्पीड को हम लोग v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्पीड है हमारे पास गिवन 340 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी मौजूद है। अब दो चीज़ें गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है। तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ और वो है हमारे पास 1000 हर्ट्स। और स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है उसकी तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे टू फाइंड, दो चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जब हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन की तरफ जा रही है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं एफ प्राइम का। ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कब है, व्हेन ट्रेन is moving towards the station। ये उस वक़्त की है जब हमारी ट्रेन स्टेशन की तरफ मूव कर रही है। और स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसे हम पार्ट 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो फिर से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ डबल प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये उस वक़्त की है व्हेन ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशन। जो ट्रेन का स्टेशन है इस वक्त ट्रेन उससे अवे मूव कर रही है, तो इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। ये एक टिपिकल सिनेरियो है जिसमें हम लोग डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। और डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने स्टूडेंट्स 4 फॉर्मूले ड्राइव करके देखे थे कि कब हमारे पास किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट या सोर्स में से कोई चीज़ मूव करे तो हम उसको देख सकते हैं। अब ये जो केस है इसमें लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अब एक केस में क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज हम इसे ट्रेन कंसीडर करते हैं, तो ट्रेन इस ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। और दूसरे केस में ऑब्जर्वर तो यहीं पे मौजूद है लेकिन ये ट्रेन जो है ये ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रही है। तो दोनों केस में जब ये इसकी तरफ आ रही है तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसे हमने एफ प्राइम का नाम दिया, और जब ये ट्रेन अवे मूव कर रही होगी तो उस वक्त जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसे हम लोगों ने एफ डबल प्राइम का नाम दिया। तो जब हमने फॉर्मूला सीखा था, वी नो दैट क्या कि जब एक ऑब्जर्वर हमारे पास रेस्ट की स्टेट में हो और सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा हो, तो ये हम पहला केस इसका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। वी नो दैट व्हेन अ सोर्स moves towards a stationary observer।
तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारा ऑब्जर्वर ये स्टेशनरी है और ये हमारी ट्रेन है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस, और ये जो फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई होती थी हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो स्टूडेंट्स हम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू, सबसे पहले वी की वैल्यू लगाएंगे जो हमें पता है 340 है, और फिर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमें पता है 340 माइनस यू एस है, और यू एस स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, वो तो 25 है, और इस पूरे फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, और f की वैल्यू हमें पता है गिवन है ये 1000 है। तो स्टूडेंट्स फिर इस तरह से हम इसको कैलकुलेटर से बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो f प्राइम की यहाँ पे वैल्यू आएगी, 340 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 340 माइनस 25 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1079.4 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारा ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी पोजीशन में मौजूद है वो सुनेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ देखने के काबिल है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमारे सोर्स ने यानी ट्रेन ने जनरेट की थी वो फ्रीक्वेंसी थी 1000 हर्ट्स, और यहाँ पे जो सुनी जा रही है वो 1074 है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर गई है। तो डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने यही सीखा था कि जब एक मूविंग सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। अब स्टूडेंट्स इसके सेकंड केस की तरफ जाते हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन अ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव करता है, तो इस केस में हमने उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया हुआ है एफ डबल प्राइम, और स्टूडेंट्स ये इक्वल होती है वी डिवाइडेड बाय वी प्लस यू एस मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो स्टूडेंट्स जब हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो नीचे माइनस का साइन आता है, और फिर जब ये उससे अवे मूव कर रहा होता है तो हमारे पास इस तरह से प्लस का साइन आता है। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। v की जो वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है 340, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से 340 प्लस 25, और ये सारे का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो इस केस में सॉल्व करने पे आती है 931.5 हर्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, और देखें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 931 लेस है 1000 से, यानी जब हमारा सोर्स ऑफ साउंड एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये दो रूल्स हम लोगों ने देखे थे कि जब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ हमारे पास एक सोर्स मूव करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और जब हमारे पास एक सोर्स अवे मूव करता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर से तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और यही दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ के आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।